समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार पर 2019 के बाद से जो मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ था, उसकी वजह से आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम अभी भी रामपुर की जेल में बंद हैं। आजम खान पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों में उस वक्त जो एडीएम सिटी थे, जेपी गुप्ता जी, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, हमारे साथ हैं। जेपी गुप्ता जी, ये बताइए, आजम खान पर 2019 में जो सिलसिला शुरू हुआ मुकदमों का, वो कैसे हुआ था और उसकी क्या वजह थी? देखिए, जो मुकदमे शुरू हुए वो 2019 से ही नहीं शुरू हुए। 2019 से पहले भी मुकदमे हुए हैं। टोटल 101 मुकदमों में जो मेरी जानकारी में है, उस 101 मुकदमों में लगभग 44 मुकदमे 2019 से पहले के हैं और जिसमें से 2017 से पहले के भी लगभग 21 मुकदमे हैं। तो ये कहना कि ये सिलसिला केवल 2019 से शुरू हुआ, ये उचित नहीं है। दूसरी चीज, जो भी शिकायतें प्राप्त होती थी और उन शिकायतों की जांच की जाती थी, चाहे वो प्रशासन के द्वारा चाहे पुलिस के द्वारा, और उन शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है, क्योंकि ये निर्देश शासन का स्पष्ट था कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो भी जन सुनवाई में शिकायतें प्राप्त हों, उन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए और उनको निष्पक्षता के साथ निस्तारित किया जाए। लेकिन जो आजम खान पर आप बता रहे हैं मुकदमे, पहले भी 40-50 मुकदमे उससे पहले थे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई कभी आजम खान पर नहीं हुई थी कि उनको जेल जाना पड़ा हो, या कोई सख्त कार्रवाई किसी तरह से नहीं हुई थी। आखिर क्या वजह थी? क्या जो एक गेट की बात कही जाती है कि उर्दू गेट जो तोड़ा गया था जिला प्रशासन की तरफ से, उसकी वजह से जिला प्रशासन और आजम खान आमने सामने आए? देखिए, हमने जैसा आपको बताया कि जो हमारा उद्देश्य था कि जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। क्योंकि हम लोगों के समय में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की कार्यवाही शुरू, जो शिकायतें प्राप्त होती उनको हम लोग निस्तारित करते थे, उन पर कार्यवाहियां की जाती थी। और अगर कार्यवाही की जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों में एक विश्वास जगता है कि अब कार्यवाही हो रही है और उसके आधार पर आगे की कार्यवाहियां की गई हैं। आंजनी कुमार सिंह उस वक्त जिलाधिकारी होते थे रामपुर के, जब मुरादाबाद के मंडल आयुक्त थे। आप रामपुर के एडीएम थे। क्या ये बात सही है कि उर्दू गेट तोड़ा जाना जो था, उसकी वजह से आजम खान आक्रोशित हुए, उन्होंने अधिकारियों को निशाना साधा? अधिकारियों के बारे में लोकसभा चुनाव 2019 का जब शुरू हुआ तो उनके जो बयान थे उसको लेकर के काफ़ी मामला जो है सुर्खियों में रहा था। क्या यही वजह थी कि उर्दू गेट तोड़े जाने की वजह से, क्योंकि उसकी हाइट को लेकर के मसला था? देखिए, उर्दू जो गेट थी, लो हाइट गेट, उसकी शिकायत प्राप्त हुई। उस शिकायत के प्राप्त होने पे जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को जो है निर्देशित किया कि इसकी जांच की जाए। अध्यक्ष के रूप में एक कमेटी बनाई गई, अध्यक्ष रूप में मैंने उसकी जांच शुरू की। उसमें नगर पालिका के अधिकारी रखे गए, उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी रखे गए, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट रखे गए और उसकी हम लोगों ने जांच की। और जांच में जो पाया तथ्य, उसके अनुसार वो नियम विरुद्ध बना हुआ था, जिसकी हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उर्दू गेट को हटाया गया, गिराया गया। उस गेट को लेकर के, जबकि हम लोगों ने उर्दू शब्द को लेकर के कोई भी उसमें इशू नहीं बनाया, केवल गेट लो हाइट का था, आने जाने में असुविधा थी, नियम विरुद्ध बना हुआ था, कोई उसमें आपत्ति थी कि अनापत्ति नहीं ली गई है और इसके आधार पर वो कार्यवाही की गई थी। लेकिन उसको उर्दू गेट से जोड़ के और ये कहते हुए कि उर्दू से नफरत है, उसको यहाँ पे जोड़ा गया। ये जोड़ा गया खान साहब की तरफ से, जबकि हम लोगों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। और साथ ही साथ उसको लेकर के कहा गया कि ये गिराया जाना, उसको लेकर के कमेंट और तंज कसे गए हैं। लेकिन हम लोगों ने जो कार्रवाई किया वो केवल लोगों की शिकायत थी, जो शिकायत आई थी उस शिकायत के आधार पर हम लोगों ने किया और उस शिकायत को हम लोगों ने जांच करने के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा करके तब उस पर कार्यवाही की। क्या जब ये कार्रवाई हुई, जब ये एक्शन किया गया आप लोगों की तरफ से गेट को तोड़ने का, तो उसके बाद कोई बातचीत हुई आजम खान के ग्रुप की तरफ से या आजम खान के खुद की तरफ से, या कोई धमकी दी गई? कैसे बात बढ़ी जो इतना एक के बाद एक सिलसिला जो है शुरू हो गया? वो पीसी की, उन्होंने पीसी में ये सब बातें की, लेकिन हम लोग इस तथ्य को लेकर के नहीं चलते थे
कि वो क्या कह रहे हैं। हम लोग अपनी कार्रवाई करते थे जो नियमता हो। जैसे जब चुनाव चला, चुनाव के समय पे उन्होंने एक एप्लीकेशन चुनाव आयोग को दिया, और चुनाव आयोग को जो एप्लीकेशन दिया उसमें उन्होंने लिखा कि ये डीएम और एडीएम मेरी हत्या कराने आए हैं, जिसकी जांच तत्कालीन कमिश्नर साहब ने किया और करके के भेजा था करने के लिए। तो आप बताइए कि इतने बड़े व्यक्ति के विरुद्ध क्या वहां के डीएम और एडीएम इस तरह की चीजें कर सकते हैं? जबकि जबकि स्थिति यह है करने के लिए कि जब हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी थी, जो हमारे घर की या हम लोगों की रेकी हो रही थी, तो उस पर उन्होंने फिर ये दिया कि ऐसी एप्लीकेशंस दी जाती हैं जिसमें इस टाइप की चीजें लिखी जाती हैं हत्या तो क्या कराने की। कार्रवाई के बाद आपके घरों की रैकी, आपकी जो खुद की रैकी हो रही थी, कौन लोग कर रहे थे? देखिए, हमने आपको बताया कि गाड़ियां तो आती जाती, हम लोगों ने लिख करके दिया। उस समय हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी बढ़ाई गई थी। बिंदु केवल ये है करने के लिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो जो शिकायतें प्राप्त होती उन शिकायतों के क्रम में कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। कभी आप लोगों ने ये सोचा या विचार किया कि इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, 10 बार के विधायक हैं, तो ऐसे नेता पर कार्रवाई करना जोखिम भरा हो सकता है? देखिए, शासन का स्पष्ट निर्देश था। अब जब शासन का एक स्पष्ट निर्देश हो जाए, जो भी कार्रवाई करनी है वो नियमता करनी, निष्पक्ष करनी, और सभी एक गरीब आदमी के लिए आप कार्रवाई करेंगे उसी तरह की कार्रवाई करेंगे और एक बड़े आदमी के लिए नहीं करेंगे, तो ये मैसेज बिल्कुल खराब जाएगा। हमें अपना जो कर्तव्य था, जो हमने ड्यूटी थी, वो हमने किया अपना। आजम खान की तरफ से कहा जाता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाना चाहती है भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कहते हैं कि आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है यूपी सरकार। क्या सरकारी दबाव लखनऊ का था आप लोगों पर कार्रवाई करने के लिए? देखिए, ये वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। हमें तो जो जांच मिलती थी उस जांच को करके हम देते थे। हमारे ऊपर तो कभी कोई इस तरह की बात नहीं आई, हमारे स्तर पे नहीं आई कि कोई दबाव दिया गया हो कि ये बनाइए। जो जांचें आई हैं, जो हमारे स्तर की जांच थी वो हम लोगों ने किया, और वो भी पूरी एक कमेटी बनी हुई थी ऐसी जांचों के लिए। 9 लोगों की कमेटी बनी थी, उससे जांच करके हम भेजते थे जो तथ्य आते थे, और उसके उसके अलावा जो पुलिस के स्तर पे जांचें आती थी वो पुलिस करती थी। जो आलिया मदरसा है उसका क्या मामला था? उसकी किताबें चोरी, जो आजम खान कहते हैं कि मैं मेरे ऊपर किताब चोरी का मुकदमा है, मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, तो ये आलिया मदरसा और जौहर यूनिवर्सिटी से वहां से किताबें बरामद होना, ये प्रकरण पूरा पूरा किस तरह से हुआ? देखिए, आलिया मदरसा अरबी और फारसी का बहुत बड़ा केंद्र था। वहां पे ऐसी ऐसी पांडुलिपियां रखी हुई थी, क्या उन पांडुलिपियों को सामान्य किताब के रूप में माना जा सकता है? और उस आलिया मदरसा को इससे पहले आगे बढ़ाने के लिए पैसे भी सैंक्शन किए गए थे। उस आलिया मदरसा में जो इम्पोर्टेंट किताबें रखी थी वो सामान्य किताबें नहीं थी। उस पर कब्जा करने के लिए, उसको लेने के लिए इस तरह की चीजें की गई, और उनकी किताबें वो जब जवाहर यूनिवर्सिटी में रेड डाली गई तो वहां से बरामद हुई। अब वो किताबें कहाँ हैं, उनका क्या हुआ? मेन स्क्रिप्ट थी सुना, वो इस्लामिक बहुत पुरानी बड़ी धरोहर थी। देखिए, वो केस प्रॉपर्टी है, उससे संबंधित मुकदमे चल रहे हैं, संरक्षित हैं किताबें, वो रखी गई हैं। सबसे जो मेन चीज है, जो बिंदु ये है करने के लिए कि जो बार बार कहा जाता है कि वो किताबें थी, कि किताब चोरी की बात आती है। आप बताइए कि ऐसी पांडुलिपियां जो मुख्य रूप से हमारी धरोहर हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं, ऐसी किताबें, जैसा हमने आपको पहले बताया, ये भी नहीं है कि वो अरबी और फारसी का केंद्र रहा है, वहां पे ऐसी महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई थी। तो वो किताबें थी जो आज के डेट में करोड़ों रुपए की होंगी। आज के डेट कहते हैं कि वो जो उन पर आरोप है किताबें चुराने और आलिया मदरसा की अलमारी चुराने का, तो वो अलमारी लकड़ी की तो वो कलकत्ता से खरीद के लाए, वो बताते हैं कि वो पुराने बाजार से खरीद के लाए थे। देखिए, उससे संबंधित केसेस चल रहे हैं, उनको पूरा मौका है अपना साक्ष्य देने का। लेकिन ये बात तो है कि बरामद हुई है करने के लिए, एंटीक चीजें हैं। एंटीक चीजें बहुमूल्य होती हैं, ये तो नहीं कहते सामान्य रूप से होती हैं। एक सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित चीजों को, तो उन्हें तो स्वतंत्रता है, वो अपनी जो भी जवाब देना चाहेंगे, जो उसके पक्ष में कहना चाहेंगे कहेंगे। जो जांच में पुलिस और प्रशासन ने पाया था उसके आधार पर कार्रवाइयां हुई हैं। ये बताइए कि जो क्वालिटी बार का मामला था,
तो क्या वहां पे कोई शराब की दुकान थी जिस पर इन्होंने कब्जा किया, जो मुकदमा हुआ? देखिए, क्वालिटी बार किसी को अलर्ट था, हम्म। और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन आई, उस एप्लीकेशन से पे जांच हुई। जांच होने पर ये पाया गया कि क्वालिटी बार वहां था। क्वालिटी बार के बाद उसको तंजीब फातिमा के नाम से आया, उसमें विसंगतियां पाई, उसमें कमियां पाई गई, करने उसके आधार पर जो है एफआईआर की कार्रवाई दर्ज की गई है। तो उसमें वो लूटने की जो बात है कि गल्ला लूटा आजम खान ने मंत्री रहते हुए, और उस पर जो है शराब की दुकान पर कब्जा किया। देखिए, जब उसकी दुकान, जिस व्यक्ति के नाम दुकान था, उसकी दुकान पर इस तरह के कृत्य हुए वहां पर जा करके, तो उस आदमी ने एप्लीकेशन दिया जिसकी विवेचना हुई। विवेचना के बाद जो तथ्य पाया गया उसे प्रस्तुत किया गया। अब उस पे अगर कोई चीज गलत होगी, कोई चीज वो अपने पक्ष में दे पाएंगे, तो देने के बाद न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा सबको। और शत्रु संपत्ति का जो मामला है जौहर यूनिवर्सिटी में, तो एक प्रॉपर्टी है, उसे शत्रु संपत्ति बता करके भी मुकदमा हुआ, उस पर वक्फ प्रॉपर्टी कब्जाने का भी मुकदमा हुआ। तो ये जो जौहर यूनिवर्सिटी है आजम खान की, उसमें शत्रु संपत्ति या वक्फ संपत्ति का जो मामला था वो किस तरह से प्रकाश में आया, कैसे आप लोगों के संज्ञान में आया था? देखिए, जब हम लोगों ने जांच करना प्रारंभ किया, जब शिकायतें आई हमारे पास, शिकायत आई करने के लिए, उसमें सरकारी धन लगा हुआ है और सरकारी संपत्ति है। उस पर जब हम लोगों ने जांच किया तो पाया लगभग 13 हेक्टेयर के आसपास उसमें शत्रु संपत्ति की भूमि भी है। शत्रु संपत्ति की भूमि का सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उस शत्रु संपत्ति को पाने के लिए स्वयं अपने हस्ताक्षर से आजम खान साहब ने एप्लीकेशन दिया, और उस समय तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उनको प्रस्तुत किया कि ये जो है पुनीत कार्य है स्कूल के लिए, इस संपत्ति को देने में कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई मतलब अवरोध ना हो। तो एक तरफ तो आप इसको शत्रु संपत्ति मान के देते, उसके बाद जब वो निरस्त हो गया, शत्रु संपत्ति के रूप में वो नहीं मिल पाया जौहर यूनिवर्सिटी को। देखिए, गृह मंत्रालय से होता है, अभिरक्षक उसके होते हैं, नियम और कानून के तहत उसको देते हैं। फिर उसके बाद वो अचानक जो है वक्फ की संपत्ति तब्दील हो जाती है, लखनऊ में वक्फ संपत्ति के रूप में सिया वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाता है। और उसके बाद उस पर सबसे बड़ी बात है कि वक्फ संपत्ति या शत्रु संपत्ति गृह मंत्रालय के अधीन, वक्फ संपत्ति वक्फ के अधीन, और उसकी कार्यवाही को लेकर के, कब्जे को लेकर के नगर पालिका एप्लीकेशन जारी करती है, जबकि वो नगर पालिका की संपत्ति ही नहीं है। तो नगर पालिका का भी आपने नाम लिया, अब याद आया कि नगर पालिका की एक मशीन जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी में दबी हुई निकलती है जब पुलिस वहां रेड करती है। वो मशीन नगर पालिका से कैसे पहुंच गई वहां पे और कैसे निकाल गई, जबकि वो कहते हैं कि नगर पालिका का कहना है कि जितनी मशीनें खरीदी गई थी वो नगर पालिका के पास है। वो नगर पालिका उस समय जो चेयरमैन थे उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारी मशीन नहीं है। देखिए, वो बात का हमारे समय का नहीं है, बाद में वो निकली है, बाद में प्राप्त हुई है करने के लिए। तो उसके बारे में तो हमें सम्यक जानकारी नहीं है। जो यतीम खाने वाला मामला था, यतीम खाने के लोगों ने जो मुकदमे किए, कई लोगों ने, जिसमें वो कहते हैं कि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी के आरोप हैं एक पूर्व मंत्री पर, मंत्री रहते हुए। तो उनका कहना है कि क्या मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ, ये जो है झूठे केस है उनका कहना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको शत्रु संपत्ति की और वक्त की पूरी बात और बता दें। जिस समय वक्त में जो है ये बात आई कि ये वक्त संपत्ति हो गई है, फिर हम लोगों ने उसकी जांच शुरू की, उसका पता करना शुरू किया। वक्त संपत्ति के रूप में जो संपत्ति है वो इमामुद्दीन के नाम से दर्ज की गई और 1943 का वक्त दिखाया गया जी। जब हम लोगों ने सिया वक्फ बोर्ड में जाकर के रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि वहां पर सबसे पहले एक दूसरा नंबर देकर के, वक्फ देकर के, और 2015 में एक मशहूद खां मुतवल्ली के रूप में वहां से वो आते हैं। और जब हम लोगों ने उसको चेक किया तो पता चला कि जो स्टैंप जिसपे वो वक्फ लिखा हुआ ओरिजिनल मिल नहीं रहा है, जो डुप्लीकेट लगा हुआ है उस पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है 7 रुपए 8 आने उस वक्त पे, और नीचे जो हिंदी जिस पर सब कुछ लिखा जाता है स्टाम्प पेपर के नीचे जो उस पर लिखा हुआ है 1 रुपए 8 आने। तो क्या ऐसा 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 भी स्टाम्प पेपर बनता है? मतलब फर्जी जालसाजी की गई है। स्वाभाविक सी बात है करने के लिए, अगर ऊपर ये निकाल नीचे ये लिखा हुआ। दूसरी, जब हम लोगों ने वक्त की बात देखनी शुरू की तो जो पहले नंबर डाला था 2144 से ऐसा कुछ नंबर डाला हुआ था, उस नंबर को जब हम लोगों ने देखा वहां पर वो ब्लैंक था। और जो काट करके मशहूद खान ने 78 नंबर डाला था, उस 78 नंबर पे देखा तो उस पर एटा और डिवीजन आगरा का कोई मजमून दर्ज था। उसके बाद उसको काट करके
फिर उसके बाद ये इमामुद्दीन का दर्ज किया और उसमें लोगों ने अपने सियावर बोर्ड के लोगों ने भी अपने जवाब दिए हैं, अपने शपथ पत्र उसकी भी जांच मतलब हुई ये है हुआ करने कि के लिए। आजम खान को जब शत्रु संपत्ति यूनिवर्सिटी के लिए नहीं मिली तो उन्होंने उसका जो है परिवर्तित कर दिया स्वरूप का फर्जी कागजों से और उसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया और उसके बाद वो लीज पे ले ली, यही कहना चाह रहे हैं आप? ये दस्तावेजी साक्ष्य हैं सब, पूरा का पूरा दस्तावेजी साक्ष्य हैं। आप देखेंगे वहां की जितने भी दस्तावेज आप उठा लेंगे करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको कि अब्दुल्ला आजम के फर्जी पासपोर्ट मामले में भी उनको 7 साल की सजा अब्दुल्ला आजम को हो गई, 2 पैन कार्ड मामले में अब्दुल्ला आजम आजम खान को 7-7 साल की सजा हो गई, पहले 27 महीने वो जेल में रहे, फिर 23 महीने जेल में रहे, तीसरी बार फिर दोनों जेल जा चुके हैं। कब सिलसिला रुकेगा, कितने और साल चाहिए? आजम खान तो कहते हैं कि उनको सदियां चाहिए ये सजा जितने मुकदमे हैं पूरी करने के लिए, आपको क्या लगता है? देखिए, न्यायालय दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों पक्षों को, बचाव पक्ष को भी पूरा मौका देता है। अब न्यायालय के निर्णय पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं न्यायालय के निर्णय पर किसी टिप्पणी को करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को मौका दिया है, पक्ष को मौका दिया, विपक्ष को मौका दिया, और उसके बाद जहां तक की बात है कि पैन कार्ड या जो है पासपोर्ट की बात है, देखिए जन्म प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं तो आप अपना तथ्य देते हैं, तथ्य देने के आधार पर आप एप्लीकेशन देते हैं, बनता है। 1990 का आपका प्रमाण पत्र बना, एक लंबा अरसा गुजर जाता है, अरसा गुजरने के बाद 1993 का आप प्रमाण पत्र बनवाते हैं। जो प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं, उस प्रमाण पत्र बनवाने का एक नियम है कि अगर 1 साल से ज्यादा विलंब होता है तो फिर आपको वहां के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। रजिस्ट्रार के रूप में वो उसको परमिट करते हैं, जांच करा करके तब जारी करते हैं। वो कार्यवाही नहीं हुई। ये सब चीजों का पता कैसे चला था प्रशासन को, कैसे मुकदमे दर्ज हुए? वो ये भी कहते हैं कि एक के बाद एक, मतलब घंटे और मिनट के अंतराल में मुकदमे दर्ज हो रहे थे, तो उनका ये कहना है कि वो सब कुछ जो है एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। देखिए, जब कोई शिकायत व्यक्ति करेगा, अगर किसी में ये आशा जगेगी कि हाँ अब शिकायतें सुनी जा रही हैं और शिकायतों पर कार्रवाई हो रही, तो स्वाभाविक हो देगा। तो क्या अगर व्यक्ति अपनी शिकायत देता है और उसकी जांच कराना और जांच करा करके कार्यवाही करना अनुचित तो नहीं है? जब एप्लीकेशन आए कि कोई भी एप्लीकेशन आए, जैसे मान लीजिए कि 26 किसानों की बात आती है कि 26 किसानों की जमीन अंदर थी जी, क्या वास्तव में उस तारीख का कोई एविडेंस ऐसा दिया गया कि हाँ इनकी जमीनें खरीदी जा चुकी थी, ये उसका बैनामा है? वो कहते हैं कि वो सबको पेमेंट कर चुके हैं, 2-2 बार कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों के दबाव में किसान जो है वो एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, बाद में उन्होंने एफिडेविट दे दिए, वो मुकर भी गए कोर्ट में। जिस समय उन्होंने एप्लीकेशन और जिस समय जांच हुई है उस समय तो तथ्य देना चाहिए था। आज के डेट में भी जो है दस्तावेजी जो चीजें हैं उनको प्रस्तुत कर देना चाहिए। मुकरने के बाद काज ऑफ एक्शन, अगर आपकी जमीन, किसी भी व्यक्ति की जमीन उस यूनिवर्सिटी के अंदर है और उस तारीख तक बैनामा नहीं हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत नहीं है? 6 साल का अरसा हो गया है यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे शत्रु संपत्ति का मामला हो, किसानों की जमीन का मामला हो, यूनिवर्सिटी तो आज भी चल रही है, किसी का कब्जा तो उस पर है नहीं। आजम खान के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का ही कब्जा है। देखिए, एक केस चला 154 को लेकर के उस समय, जो 12.5 एकड़ से अधिक जमीनों के मामले में था। मेरे ही न्यायालय से आदेश हुआ था, मेरे ही न्यायालय से निर्णय हुआ था। उसमें 12.5 एकड़ को छोड़ करके, जो कि छूटने का जो एक बीच सीमा है, उस सीमा के बाद 179 एकड़ लैंड वो स्टेट में वेस्ट हो गई। लेकिन वो कागजों में हुई ना, मौके पे किसका कब्जा अभी? मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं। 179 एकड़ लैंड स्टेट में वेस्ट हो गई। उसके बाद हाई कोर्ट में अपील किया उन्होंने। अपील में हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से, माननीय न्यायालय ने जो निष्कर्ष लिखा है, उन्होंने लिखा हुआ है कि एडीएम प्रशासन ने दोनों पक्षों को सुना और गहराई में जा करके निर्णय दिया है। उसके बाद उन्होंने सेकंड अपील की, वो भी खारिज हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डाला उसमें स्थगन है, जिसके कारण से वो यूनिवर्सिटी पर चल रही है। वही कोई तो कार्रवाई, हाँ, कोई कार्रवाई तो उसके बाद तो नहीं है। सरकार का कोई ये मंशा तो नहीं रही है, या शासन का ये मंशा तो नहीं रही है, नहीं जैसा कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी बनाई है या यूनिवर्सिटी को बंद कराना हमारा उद्देश्य है, ऐसा तो नहीं है।
कोर्ट में है मामला, सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से वो आजम खान की यूनिवर्सिटी के ही कब्जे में है। एक सवाल ये है कि आजम खान पर जो कार्रवाई 2019 में शुरू हुई थी, उसके बाद से आप रिटायर्ड भी हो गए। क्या इस दौरान लगभग 6 साल हो गए, इस दौरान कभी कोई कम्युनिकेशन हुआ, कभी कोई बात हुई फैसले की, या कोई बातचीत हुई आप लोगों के थ्रू? नहीं नहीं, देखिए हम तो अब रिटायर हो गए, रिटायर होकर के आ गए। जब तक हमारे जो चीजें चलती रही, उन चीजों में हमारा बस केवल इतना मतलब रहता था कि जो शिकायतें आती थी उन शिकायतों की हम जांच करते थे। जो जांच बहुत सी जांचें हमारे स्तर पे थी, बहुत सी जांचें जो है, जो हमारी कमेटी बनी थी 9 लोगों की, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी हमारे अध्यक्ष थे, उनके उस पर थी। कुछ जांचें इंडिविजुअल एडीएम फाइनेंस ने किया, कुछ पुलिस के स्तर पे जांचें थी। तो वो कार्यवाही चलती रही है और हम लोगों ने जांच करके जो निष्पक्ष जांच थी उसको हमने प्रस्तुत किया। यतीम खाना का जो मामला था, वहां पर रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग अभी भी खड़ी हुई है, वो क्या मामला था? और उसमें कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, आपके बकरी चोरी, भैंस चोरी, ये सब चीजें जो हुई और बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई, उसकी क्या वजह रही और अभी क्या उसकी स्थिति है? देखिए, यतीम लोग वहां पर रहते थे और यतीम लोगों के पास क्या होगा, ये उनके साथ जो घटना हुई थी उन्होंने उस घटना में अपनी एफआईआर दर्ज कराई। तो उनके पास अगर मुर्गी थी तो उन्होंने मुर्गी लिखाई, उनके पास अगर बकरी थी तो बकरी लिखाई। अब ये विवेचना का विषय था, विवेचना में जो तथ्य आए थे उसके आधार पर लिख करके उसको किया गया। उन्होंने ये तो नहीं लिखाया वहां पर कि कोई झूठी चीज लिखा दें कि हमारा जो है इतना सोना चला गया, इतना चांदी चला गया। जो चीजें जिसके पास रहेगा वही तो लिखाएगा उसको। अभी वो लोग कहाँ हैं जो यतीम खाने से सपा सरकार में तोड़ा गया था, उजाड़े गए थे या हटाए गए थे, बाद में भाजपा सरकार आई, मुकदमे दर्ज हुए आजम खान पर, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ, उन यतीमों का क्या हुआ, उनकी अभी की मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, तब समय जब मैं वहां पर था तब हम लोगों ने ये कार्यवाही प्रारंभ कराई थी और उसके बाद वो यतीम खाने को उसकी स्थिति में लाने के लिए और इन यतीमों के लिए करने के लिए हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के लिए वहां के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र लिखा था। उनके माध्यम से कार्रवाई प्रारंभ की गई। चूंकि जो है वहां पर आरपीएस स्कूल है, उसको लेकर के जो चीजें हैं, चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में मामला है, तो इसके कारण से वो चीजें अभी उसी लेवल पे हैं। अब जो भी निर्णय होता है, जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, उसके अनुसार अगले तक कार्रवाई हो रही होगी। आजम खान ये कहते हैं कि जो वो शिक्षा का काम कर रहे थे, रामपुर के बच्चों को कलम देने का काम कर रहे थे, रामपुर पब्लिक स्कूल उन्होंने खोला, उसकी कई ब्रांचेस खोली, जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, शिक्षा का काम करने की वजह से उनको ये सजा मिली कि आप लोगों ने सबने एकजुट होकर के उन पर झूठे मुकदमे सैकड़ों दर्ज कर दिए, पूरे परिवार पर दर्ज कर दिए। अच्छा ये बताइए, देखिए यूनिवर्सिटी तो आज भी चल रही है। हाँ। तो यूनिवर्सिटी को बंद करने का या यूनिवर्सिटी को लेकर करने का, हम लोगों ने जो कार्यवाही शुरू करी थी वो तो जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर के शुरू ही नहीं की थी। हाँ। पहली एप्लीकेशन जो पड़ी थी वो लो हाइट गेट की पड़ी थी, हाँ। जिसको लेकर के लेकिन जांच की वो गई। जो रोड है, जो उर्दू गेट था, जिसको आप बता रहे हैं कि उसकी ऊंचाई कम थी, मैंने भी देखा था वो। अब वो यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते पर था और उसके पीछे उनकी मंशा ये बताते हैं वो लोग कि कोई बड़ा ट्रैक या बड़ा जो ऊंचा व्हीकल है वो उधर ना जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्षेत्र था और उधर छात्र छात्राएं आते जाते थे, इसलिए वो नीचा बनवाया गया था। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ कि कोई भी स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे पर लोगों की चलने के लिए, आवागमन के लिए बना हुआ है। क्या व्यक्तिगत अगर मान लीजिए हमारा घर पड़ जाएगा तो क्या हम उस पर लो हाइट गेट लगा करके बंद कर देंगे? और दूसरे, ये रिपोर्ट तो आनी चाहिए थी, अगर बनाया गया था, खुद पीडब्ल्यूडी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने कोई रीजन नहीं तो दिखाया था उसमें करने अगर का। ये कानून था तो फिर उस वक्त के जो इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी के, या उस वक्त के जो अधिकारी थे, उन्होंने सरकार के, बकौल आप लोगों के, सरकार के या मंत्री के दबाव में या आजम खान के दबाव में ऐसा काम क्यों किया और उन पर क्या कार्रवाई हुई? उनको पार्टी क्यों नहीं बनाएगा, उनको आरोपी क्यों नहीं बनाएगा जिन्होंने गलत काम किए? देखिए, हमारा कार्य था, हमने जांच किया और जांच करके अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया वहां पर। उससे पहले जो भी चीजें चल रही थी, जितनी भी चीजें थी, उनको हमने उसमें शामिल किया है, समाहित किया है। लो हाइट गेट बना था और जो नियम विरुद्ध बना था उसको लगा करके हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। आजम खान बार बार ये कहते हैं कि अगर मैंने मंत्री रहते हुए कुछ गलत किया या कराया या यतीम खाना अगर तोड़ा तो उस समय जो नगर पालिका थी उन्होंने तोड़ा, या जो अधिकारी थे उनके आदेश से टूटा, तो वो भी जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी।
मंत्री पे क्यों की? देखिए, कार्यवाही में सभी लोग नगर पालिका के अध्यक्ष पे कार्यवाहियां हुई हैं। उनके जो ईओ थे उनके विरुद्ध भी कार्यवाहियां हुई हैं। हमारे समय में उन लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई। उस समय के तत्कालीन जो सीओ थे उन पे कार्यवाहियां हुई हैं। तो कार्यवाही ऐसा नहीं उन पे नहीं हुई है। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। जहां तक शिक्षा को लेकर के बात है, देखिए उस समय के स्कूल हम लोग जब भ्रमण कर रहे थे, आपको बताते हैं जो काशीराम योजना के अंदर आवास बना हुआ है, वहां पे जब 15 अगस्त को जिलाधिकारी महोदय ने भ्रमण किया तो वहां देखा कि टीन सेट के नीचे स्कूल चल रहा है। बच्चे जो है टीन सेट के नीचे बैठे हुए हैं। वो लोग तो गरीब बच्चे हैं। वहां पे सर ने अपने इनिशिएशन से स्कूल बनवाया। लोगों ने सहयोग किया। वहां पे स्कूल बना है। आप चाहेंगे देख सकते हैं। वहां पर प्राइमरी के स्कूल की पूरी बिल्डिंग बनाई। काशीपुर आंगा में पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा था, वहां पे स्कूल बनवाया गया। ऐसे बहुत से स्कूल थे जो खराब स्थिति में थे। आजम खान का जो समाजवादी पार्टी का रामपुर में कार्यालय था, दारुल अवाम, काफी बड़ी बिल्डिंग है जिस पर अब सरकार का कब्जा है। एक स्कूल उसमें चल रहा है सरकारी। ये जो बिल्डिंग थी, ये कैसे आजम खान ने कब्जा किया था और फिर कैसे बरसों तक समाजवादी पार्टी का वहां दफ्तर रहा है, हमने भी देखा है। फिर वो रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ। प्रशासन को कैसे पता चला, फिर वो वापस कैसे लिया गया, आज की तारीख में प्रशासन का कब्जा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भी कार्रवाई की गई हैं वो वहीं से शिकायत प्राप्त हुई। और ऐसा भी नहीं है केवल हिंदू ने शिकायत किया हो, मुस्लिम लोगों की शिकायत थी। और जो शिकायतें प्राप्त हुई उन पे कार्रवाइयां की गई, उन्हीं से ये पता चला। और धीरे धीरे करके जो जो शिकायतें प्राप्त हुई, जैसे स्कूल चलाने की बात है, शिक्षा कलम देने के लिए, तो मदरसा आलिया बंद हुआ, मुर्तजा स्कूल बंद हुआ, वाकर स्कूल बंद हुआ। उनकी शिकायतें आई, उनको किसने हम कराई लोगों ये ने। स्कूल बंद? देखिए, अगर पहले बंद हुआ और धीरे धीरे करके वो किसी व्यक्ति विशेष के पास आई है करने के लिए, तो आप क्या मानेंगे इसको? हम तो एक सामान्य सी बात करते हैं कि तो शिक्षा मतलब को, आप ये कह रहे हैं कि वो सब भी शिक्षा आजम को खान ने बंद कराए थे स्कूल? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अगर हम ये बात कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो स्कूल बंद हुए हैं, जो हमने अभी बताया है करने, वो भी तो बंद हुए। उनको भी तो खुलवाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, उनको आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की नहीं जानी हुई। चाहिए थी। तो कहाँ हुआ था? उसी को जब शिकायत मिली उसके बाद हम लोगों ने मुक्त कराया। आप देखिए, यूनानी हॉस्पिटल था, उसको हम लोगों ने क्या जो है 22 कमरों में उसको चलवाया। यूनानी आयुर्वेद के जो स्कूल वो चल रहे थे, हॉस्पिटल चल रहे थे, उसमें लोग आप ही के लोग आकर के वहां पर दवाएं लेते थे। उसके बाद की जो आप ओपीडी उठा करके देखिए, 150-150, 200-200 लोगों की ओपीडी होनी शुरू हो गई वहां पर। अभी क्या देखते हैं आजम खान, उनके परिवार का भविष्य क्या लग रहा है? इतने मुकदमे हैं। देखिए, 2-3 चीजें बता दें। नंबर एक बात कि शिक्षा को लेकर के कोई बात नहीं थी कि स्कूल बन मतलब कि यूनिवर्सिटी बनाई या जवाहर यूनिवर्सिटी बनाई। आप ये बताइए, जवाहर यूनिवर्सिटी बनाई, वहां पर पैसा लगभग 8,800 लाख रुपए जो है शासकीय पैसा लगा हुआ है। देखिए, बार बार आता है कि यूनिवर्सिटी में रिक्शे वालों ने चंदे दिए, गरीब लोगों ने चंदे दिए, उससे बना है। कोई भी हिसाब आज तक इतनी चीजें हो गई और कोई भी हिसाब, कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अभी तक नहीं दिए। कम से कम इतना देना चाहिए ना कि किस रिक्शे वाले ने कितना कितना, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई तो कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं होगी, जिसमें कि किस किस रिक्शे वाले ने, किस गरीब लोगों ने कितने कितने लाख रुपए चंदा दिया है, कैसे दिया है, उसका क्या हिसाब किताब है, ये आना चाहिए। वो नहीं आया हुआ है। तो केवल मात्र कह देने से कि हम किताब कलम देना चाहते थे, उसके लिए हमने गरीब लोगों से चंदा लिया, ये लिया, रिक्शे वालों से लिया, ये चीजें थोड़ा सा समझने की चीज है। चीज अंदर जो जमीनें उसके अंदर हैं उसमें अभी आपको बताया 13 हेक्टेयर तो ग्राम सत्व संपत्ति है। नदी के नाम दर्ज जमीन है 5 हेक्टेयर। इसके अलावा अनुसूचित जात से ली गई जमीनें हैं, वहां पर खरीदी हुई, जबकि 157 की परमिशन होनी चाहिए थी, वो जमीनें उसमें है। रेत की है, आपको बता दें, रेत की जो लगभग 5 से 7 है वहां पर एकड़ लैंड है, उसमें करीब 2200 खैर के पेड़ खड़े थे। और ये उसमें लिखा हुआ था कि इन पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा, इनको काटा नहीं जाएगा, उनको काट करके
और नीलाम करके खत्म कर लिया गया। किस आधार पे किया गया? जबकि जो है पर्यावरण अगर आप देखें तो 2200 पेड़ जो है मायने रखते हैं, पर्यावरणीय क्षति भी एक तरह से हुई, और फिर उनको काट करके उनका पातन कर दिया गया, जबकि उसमें लिखा उनका पातन नहीं किया जाएगा। और वो जो है खैर की पेड़, जो कीमती पेड़ होते हैं करोड़ों की। तो ये सब जो हुआ आपके मुताबिक गैर कानूनी हुआ, लेकिन उस वक्त की जो सरकार थी, उस वक्त के जो अधिकारी थे, वो सब वहां जाते थे। आजम खान कहते हैं कि एक सरकार ने इजाजत दी, हर चीज का प्रॉपर वे में अधिग्रहण हुआ। अगर कोई जमीन ली गई सरकारी तो वो भी सरकार से इजाजत के साथ ली गई है। तो क्या सिर्फ आजम खान और उनका परिवार दोषी है, या उस वक्त की सरकार, उस वक्त के अधिकारी भी दोषी होने चाहिए, माने जाने चाहिए? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी उसको बचाना? देखिए, आपको हमने बता दिया कि हम लोगों ने अपनी जो एविडेंस थे, जो साक्ष्य थे, चाहे हमारे स्तर की जांच थी, चाहे कमेटी के स्तर की जांच थी, चाहे वो हमने अपनी जांच सबमिट कर दी वहां पर। और जो जो लोग, जैसा भी हमने आपको बताया कि अगर दोषी पाए गए, नगर पालिका के लोग दोषी पाए गए, देखिए कोई भी घटना होती है ना, उसके पीछे का उद्देश्य भी देखा जाता है। तो जो जो लोग, जो जो घटनाएं पाएंगे और जो जो लोग उसमें शामिल पाए गए करने के लिए, उन सब के बारे में जो चीजें थी लिख करके भेजा गया। उसमें हमारे एक उस समय के तत्कालीन एसडीएम थे, वो भी निलंबित हुए, कार्रवाई हुई, मतलब कार्यवाहियां हुई। ये बताइए कि 6 साल हो गए हैं इस लड़ाई को चलते हुए। आजम खान कोई मामूली नेता नहीं थे, बड़े नेता। इतने बड़े नेता के साथ जो एक्शन हुआ, जो कार्रवाई हुई, जिन लोगों ने कार्रवाई की, उनमें से अगर मैं कहूँ तो दूसरे नंबर पर तो आप ही थे अंजनी कुमार जी के बाद। वो डीएम थे, आप एडीएम थे जी। तो इस दौरान कभी आपकी सुरक्षा को लेकर के कोई खतरा पैदा हुआ, कभी कोई चिंता हुई, या कोई पारिवारिक निजी तौर पर आपको इस सब को करने के बाद कितना झेलना पड़ा, कितना लोड लेना पड़ा, कितना तनाव झेलना पड़ा? नहीं, देखिए, निजी तौर की तो कोई बात यहाँ पर नहीं है। हम स्वयं वहां पर कार्य कर रहे थे। जब चूंकि कार्य कर रहे थे, स्वाभाविक है, जब घटना आई, जो घटना आई उसका हमने अपनी तरफ से एसपी को पत्र लिख दिया था और उसकी कॉपी डीएम साहब को कर दी थी। सुरक्षा व्यवस्था सरकार ने मजबूत कर रखी थी, तो उसको लेकर के कोई तनाव। दूसरी चीज, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, इसलिए तनाव होने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो शिकायतें, हम शिकायतों के आधार पर कार्य कर रहे थे। ऐसा नहीं था अपनी तरफ से कोई इनिशिएशन कर रहे थे। जो शिकायतें आ रही थी उन पर हम जांच कर रहे थे, और जांच करने के बाद हम उनको आगे बढ़ा रहे थे। और उन पे जो कार्रवाई हो रही थी, जो निर्णय लेना था, उसकी रिपोर्ट जाती थी जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को जाती थी, शासन के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते वो होता था। इसके अलावा जिसमें आपराधिक कार्रवाइयां होती हैं, जिसमें इस जो है टाइप की कार्रवाइयां होती थी, वो पुलिस के माध्यम से विवेचना होती, विवेचना होने के बाद उसको न्यायालय में सबमिट किया जाता। कई मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है, और अभी कई और गंभीर मामले जो हैं कोर्ट में प्रचलित भी हैं। क्या इन सब कार्रवाई को लेकर के अभी तक जो कोर्ट की तरफ से कार्रवाई हुई है, कई मामलों में आजम खान बरी भी हुए हैं, कई मामलों में उनको सजा हुई है, आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई आपने शुरू की थी? देखिए, अभी आपने स्वयं कहा कि बहुत से मामलों में वो बरी भी हुए हैं जी। स्वाभाविक है कि अपना पक्ष मजबूती से उन्होंने रखा होगा, वो बरी हुए होंगे। ये दोनों पक्षों को न्यायालय में अपने अपने अधिकार हैं अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का, तो प्रस्तुत कर रहे हैं। जो मामले गंभीर हैं, जिन मामलों में उनके पास कोई पक्ष रखने का वो नहीं रहा होगा, उसमें कोर्ट ने सजा किया है, तो ये तो न्यायालय का निर्णय, न्यायालय के आधार पर होता है। हम लोग संतुष्ट असंतुष्ट होने की बात ही नहीं करते हैं। हमने अपनी ड्यूटी की, अपना कर्तव्य किया, जो हमें सौंपा गया उसके आधार पर हमने जांच किया। हमने कोई गलत जांच नहीं की। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था किसी के विरुद्ध जबरदस्ती कोई बनाने का। कहीं से कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं था आप लोग? इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। केवल जन सुनवाई के रूप में जो शिकायतें आती हैं उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की कार्यवाही करनी थी, वो हम लोग करते रहे हैं। आजम खान कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर पैसे भी नहीं है, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, एक तंग गली में मेरा मकान है, बरसात में हफ्तों महीनों पानी भरा रहता है। आप तो रहे हैं वहां पर। आजम खान जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? देखिए, सामान्य रूप से एक बात बताएं, वो बार बार कहते हैं कि 3 फीट पानी खड़ा हो जाता है घर के अंदर। एक बहुत बड़ा 150 करोड़ रुपए की वहां पर सीवर सिस्टम की प्लानिंग चली, और उस पर कार्य शुरू हुआ। और स्थिति ये है कि उससे संबंधित बाद में देखिए कुछ लोगों के घर, जिनकी सूचियां आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगी, लोगों के घर भी गिरे।
अगर आज की डेट में आप कह रहे हैं 3 फीट पानी और 150 करोड़ रुपए आवंटित हुआ और इतना बड़ा, और वो रिपोर्टिंग है कि वो परियोजना फेल हो गई, इसे आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार हुआ। इसे आप क्या कहेंगे? आप बताइए कि 150 करोड़ रुपए आवंटित किया और आप स्वयं कह रहे हैं इस बात को, 3 फीट पानी खड़ा हो जाता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? आप निष्कर्ष निकालिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जेपी गुप्ता थे, जो उस समय आजम खान पर जब कार्रवाई हो रही थी 2019 में, एडीएम के पद पर तैनात थे, अब रिटायर हो चुके हैं। उनका कहना है कि हमने कोई भी किसी तरह का, हम पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं था, जो शिकायतें आ रही थी उसके हिसाब से जांच हो रही थी और उसके बाद मुकदमे कायम हो रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।